Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Social Pharmacy Unit 3rd Nutrition and Health Chapter number 2. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी और इसकी थर्ड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। एज अ न्यूट्रिशन हम क्या क्या इंटेक करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो कि किसमें आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा। और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से वाटर जो है वो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, और अगर इन न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हमारी बॉडी में प्रेजेंस रहती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 अबाउट द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से क्या मतलब है कि फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ one or more micronutrients such as vitamins, minerals in a food or condiment to improve the nutritional quality of the food supply and provide a public health benefits with the minimum risk of health. And due to the involvement of fortification and genetic engineering, we are able to maintain and recover our population need and requirement. क्या बोल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से क्या मतलब है कि फूड के अंदर क्या करना, फोर्टिफाइड करना। उसको फोर्टिफाइड करना मतलब उसमें और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना क्या कहलाता है, फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि फोर्टिफिकेशन वो प्रैक्टिस है जिसके थ्रू डेलिबरेटली क्या किया जा रहा है, किसी भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि वाइटामिन और जो मिनरल्स हैं उसका जो अमाउंट है फूड के अंदर या किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है, डेलिबरेटली जानबूझकर उसको इंक्रीज करना। किसके लिए, ताकि जो आप फूड ले रहे हैं, फूड की सप्लाई कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके और प्रोवाइड की जा सके। क्या, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के बेनिफिट्स जो है, पब्लिक हेल्थ के बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जा सके विद द मिनिमम रिस्क टू हेल्थ। हेल्थ को मिनिमम रिस्क में डाले हुए, हेल्थ को मिनिममली डीमोरलाइज किए हुए, हेल्थ को मिनिममली रिस्क में डाले हुए, मिनिमम रिस्क में डालते हुए मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड किए जा सके। तो फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा, फोर्टिफिकेशन के थ्रू हमारा जो नॉर्मल डेली फूड मटेरियल है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट के अमाउंट को, कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, बेहतर किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है, न्यूट्रिशन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जा सके और पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स को बेहतर किया जा सके और हेल्थ के जो रिस्क हैं उनको मिनिमम किया जा सके। तो इस तरीके से ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से और जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं, पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिकवर कर सकते हैं और जो भी पॉपुलेशन की नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको जितना फूड मटेरियल चाहिए उनको वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये फोर्टिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, तो देखो क्या इंपॉर्टेंस है फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन हेल्प्स इन द प्रिवेंशन, रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। इट कैन बी used to correct a demonstrated micronutrient deficiency in the general population such as children, pregnant women and the beneficiaries of the social protection programs। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है फोर्टिफिकेशन की कि फोर्टिफिकेशन काय के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्टिफिकेशन है ये किसमें हेल्प करता है, ये डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है उसके प्रिवेंशन में, यानी कि उसको उस न्यूट्रिएंट्स की
एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्टिफिकेशन किसके अंदर हेल्प करता है, डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाती है तो उसको होने से रोकता है, उसके प्रिवेंशन के अंदर हेल्प करता है, रिडक्शन उनकी कमी नहीं होने देता और उनको कंट्रोल अमाउंट के अंदर बॉडी में हमेशा बनाए रखता है। ऑल्सो ये क्या करता है कि अगर ये भी डेमोन्स्ट्रेशन से प्रूव हुआ है कि अगर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है किसी पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कि बच्चों के अंदर या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, तो फिर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को जो है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको अवेलेबल कराया जाता है, उसकी बेनिफिशियरीज की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में। कौन, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड के अंदर क्या क्या आते हैं, फोर्टिफाइड फूड के अंदर आते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ग्रेन्स, फोर्टिफाइड सॉल्ट्स, फोर्टिफाइड ऑयल्स एंड घी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क मतलब कि दूध, जिसमें आता है आपके विटामिन ए और विटामिन डी। इसी तरीके से फोर्टिफाइड ग्रेन्स के अंदर आते हैं आपके विटामिन रिच व्हीट, गेहूं, पल्सेस, दालें, राइस यानी कि चावल। और फोर्टिफाइड सॉल्ट्स के अंदर आते हैं आपके आयोडीन, आयरन, इसीलिए आजकल आयोडीन युक्त नमक आने लग गया है ना, पहले कहाँ था आयोडीन वाला, तो अब फोर्टिफाइड सॉल्ट है क्योंकि उसके अंदर आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने वाले तत्व मिलाए गए हैं। इसी तरीके से फोर्टिफाइड ऑयल और फोर्टिफाइड घी भी आता है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर। अब ये हम बोलते हैं कि आपको ना ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें मोस्ट ऑफ द फाइबर्स हो। क्यों बोलते हैं ऐसा, फाइबर्स क्या रोल प्ले करते हैं, सो फाइबर्स आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस व्हिच नीड्स टू बी for the digestion, excretion and proper function of the body. Generally, fibers are the made up of the cellulose or lignin of the plant parts. The cellulose are not digested in the body, so on the basis of digestion, these fibers are divided into the two categories. One is the water soluble white fibers and second is the insoluble fibers. ठीक है, तो दो टाइप के फाइबर है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। क्या बोल रहे हैं कि फाइबर्स क्या है, फाइबर्स तो जो है एसेंशियल सब्सटेंस है जो हमको किसके लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए, पचाने के लिए चाहिए। ठीक है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए और फाइनली एक्सक्रीशन के लिए कि प्रॉपरली एक्सक्रीशन हो सके हमारे बॉडी में, उसके लिए भी चाहिए। तो इस तरीके से फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं, एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है। अब ये जो जनरली ये जो फाइबर्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, या प्लांट के जो पार्ट होते हैं उसके उसमें जो लिग्निन पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, उसके ये मोस्टली बने हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो सेल्यूलोज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए इस बेसिस पर, डाइजेशन के बेसिस पर फाइबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सोल्यूबल फाइबर्स और इनसोल्यूबल फाइबर्स। सोल्यूबल फाइबर्स क्या होते हैं, in this fibers the cellulosic components are less and it is easily digested by the proteolytic enzymes of the body and convert into the gel form. It makes the digestion process slow. Example, seeds, beans, apples, nuts and some citrus fruits. ठीक है, तो सॉल्युबल फाइबर्स के लिए क्या बोल रहे हैं कि ये वो फाइबर्स हैं, ये वो फाइबर होते हैं जिसके अंदर जो सेल्यूलोजिक कंपोनेंट होता है, सेल्यूलोज का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इस वजह से ये इजीली डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं बॉडी में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट होकर के जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को क्या बनाते हैं, स्लो बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सीड्स, बीन्स, एप्पल्स, नट्स और कुछ आपके सिट्रस फ्रूट। जबकि सेकंड होते हैं आपके इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर के अंदर इन दीज फाइबर सेल्यूलोजिक कंपोनेंट आर मोर and it is not digested by the proteolytic enzymes and it pass relatively unchanged through the stomach and gives the support in the digestion process. Example is grains, papaya, banana and some vegetables.
इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल फाइबर में वो फाइबर आते हैं जिसके अंदर जो सेलुलोजिक कंपोनेंट होता है वो ज्यादा होता है, और सेलुलोज को क्योंकि हम नहीं पचा सकते इसलिए इन इनसॉल्युबल फाइबर्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारे स्टमक के थ्रू एज इट इज अनचेंज फॉर्म में ही क्या कर दिए जाते हैं? एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, उससे निकाल दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये डाइजेशन जो हमारे फीकल मटेरियल होता है उसका बल्क बढ़ाते हैं। इस वजह से ये डाइजेशन प्रोसेस के अंदर सपोर्टिव होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि पपाया यानी कि पपीता, बनाना, ग्रेन्स यानी कि जो गेहूं होता है, दाने होते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स, ये सब क्या होते हैं? इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइबर्स। फाइबर्स क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं? तो देखो फाइबर्स क्या क्या करेंगे। फर्स्ट, हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सेकेंड, मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बनाए रखेंगे। थर्ड, मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बनाए रखेंगे। फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उनको होने से रोकेंगे, जीआईटी में इन्फेक्शन होने से रोकेंगे। तो चार मेजर फंक्शंस ये फाइबर्स वहाँ पे मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं? देखो कि फाइबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द support to the food material. In the intestine, the food material are combined with the fibrous material and easily pass out through the anal or rectal region. ठीक है, तो कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर? कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये डाइजेशन के हेल्प प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं? जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल को सपोर्ट देते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फूड मटेरियल होते हैं ये फूड मटेरियल हमारे फाइब्रस मटेरियल के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के इजीली जो है एनल कैनाल के थ्रू या रेक्टल रीजन के थ्रू पास आउट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन के अंदर भी रोल प्ले करता है कौन? फाइब्रस मटेरियल। सेकेंड है मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। कैसे? सो इन आवर बॉडी द कोलेस्ट्रॉल आर नॉट इजीली पास आउट फ्रॉम द बॉडी, बट due to the involvement of fibers unwanted cholesterol are ligate with the fibers and easily excrete from the body. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो इजीली बॉडी से पास आउट नहीं होता है, इजीली बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता है। हमारी बॉडी से इजीली कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकलता, क्यों? बट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइबर्स, लेकिन अगर हम फाइबर्स खाते हैं हमारी डाइट के अंदर तो फाइबर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमको नहीं चाहिए कोलेस्ट्रॉल, वो क्या कर जाता है? लाइगेट कर जाता है, यानी कि लाइगेशन के प्रोसेस में चला जाता है। तो वो उन फाइबर्स के साथ लाइगेट कर जाता है, इजीली जो है बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वहां पे क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है इजीली नहीं निकलता है, इसलिए फाइब्रस मटेरियल उसके उन कोलेस्ट्रॉल के को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है कौन? ये fibrous material. So by helping in the digestion process, fibers allows the essential substance absorption and removal. So it regulates the blood sugar level. ठीक है, तो मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है कौन? ये फाइब्रस मटेरियल। कैसे? तो इस तरीके से डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करके जो फाइबर्स हैं जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? असेंशियल सब्सटेंसेस का अब्जॉर्प्शन करते हैं, असेंशियल सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको रिमूव करके। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि भाई जो आपके फाइब्रस मटेरियल होता है ना वो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये क्या करता है? जो असेंशियल सब्सटेंसेस होता है उनका अब्जॉर्प्शन करवाता है,
और जो नॉन असेंशियल होता है उनका रिमूवल करवाता है, और इस तरीके से ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। फोर्थ है प्रिवेंशन इन द जीआईटी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है उसमें प्रिवेंशन करता है, उनको रोकता है। तो इसके अंदर है कि सम एंजाइम indigestion, constipation and disturbed digestion causes the infections in the GIT. So for the treatment of these conditions, doctors are recommended to take more fibrous fruits and vegetables. The fibers are also prevent the severe problem like the piles. ठीक है, तो जीआईटी इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनको भी ये होने से रोकता है। कैसे? तो क्या बोल रहे हैं कि सम टाइम्स कभी कभी इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन मतलब कि प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता, अपच हो जाती है। तो अपच हो जाती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कि फूड का पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, वो उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, इस वजह से वो स्टक हो जाता है और वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। और किसकी वजह से? डिस्टर्ब डाइजेशन की वजह से। जब डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता, तो इस केस में क्या होता है, जो जीआईटी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन सभी की वजह से क्या होता है, जीआईटी ट्रैक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और इस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको फाइब्रस फ्रूट और फाइब्रस वेजिटेबल्स जो है उनका इंटेक करना। ये जो फाइबर्स होते हैं ये कई सारी प्रॉब्लम्स को होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि पाइल्स को। ठीक है, पाइल्स जैसी बीमारियां होने से ये रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइब्रस मटेरियल भी क्या होते हैं, हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? तो क्या बोल रहे हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द complete consumption of 1 gram of food material or substance in a calorie matter, and it is calculated by the laboratorical method and value is known as experimental value। क्या बोल रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू को लेकर कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, 1 ग्राम फूड मटेरियल के कंप्लीट कंबंशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। जब 1 ग्राम फूड मटेरियल पूरी तरीके से कंबस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है, तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। या फिर इस कैलोरीफिक वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो, कैलोरीमीटर की हेल्प से भी सीधा सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू को निकाल सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय द लेबोरेटरिकल मेथड। लेबोरेटरिकल मेथड के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसकी इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फिजियोलॉजिकल वैल्यू और न्यूट्रिटिव वैल्यू, इन विच द फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय the complete consumption of 1 gram of food material or substances in the respiratory mechanism in the human body. A comparison between the calorific and nutritive value of carbohydrate, proteins and फैट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू या न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब 1 ग्राम फूड मटेरियल का कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से उसका जलन होता है, पूरी तरीके से 1 ग्राम फूड मटेरियल को जला दिया जाता है। या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसके अंदर जितना सबस्टांस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका जब कंप्लीट कंबंशन किया जाता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको उसकी क्या बोला जाता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू या फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोला जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर मैडम कैलोरीफिक वैल्यू और न्यूट्रिटिव वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो द कंपैरिजन बिटवीन द कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों की ही जो वैल्यूज आती हैं, दोनों में एक मटेरियल लेते हैं, दोनों में ही कंबंशन करते हैं और दोनों में ही एनर्जी निकलती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि जो कैलोरीफिक थी वहां पे हम लेबोरेटरिकल डाटा को यूज कर रहे थे। ठीक है, जबकि
यहाँ पे फिजियोलॉजिकल वैल्यू के अंदर, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो सबस्टांस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके थ्रू निकली हुई एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए दोनों वैल्यू निकालेंगे तो उनको कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हमारे पास आती है। ठीक है, अब हम बार बार कह रहे हैं कि फूड से हमको एनर्जी मिलेगी, फूड से एनर्जी मिलेगी, तो फूड होता क्या है, फूड को समझो अब। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड। फूड से क्या समझते हैं, देखो कि फूड इज नेसेसरी फॉर द ऑल लिविंग बीइंग। दे कंसिस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन द ग्रोथ एंड वाइटल प्रोसेसेस एंड टू फर्निश द एनर्जी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फूड क्या है, फूड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, सभी लिविंग बीइंग के लिए क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है, क्या आता है इसके अंदर, उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं क्योंकि किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूज किए जाते हैं। किसके लिए, बॉडी ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ के लिए, अपने वाइटल प्रोसेसेस को करने के लिए और अपनी एनर्जी को फर्निश करने के लिए यूज करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि फूड के अंदर वो सारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको यूज करके कोई भी पर्सन ग्रोथ करता है, डिफरेंट वाइटल प्रोसेसेस करता है और एनर्जी को फर्निश करता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ठीक है, सो दिस फूड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के बेसिस पर कि कौन सा फूड मटेरियल क्या काम करने के यूज आएगा, उस बेसिस पर इस फूड मटेरियल को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि द डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड आर द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। These lipid, protein, fat and carbohydrate are also called as macronutrients as they are bulky in the food, whereas vitamins and minerals are known as micronutrients due to their requirement in the small amount। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे फूड जो रहता है, हमारा खाना जो रहता है, उसका जो डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सारे क्या हैं, मिलकर के हमारे डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं। इसके अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है क्योंकि ये हमारे फूड में बल्क अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो विटामिन्स, मिनरल्स है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। दूसरा है इनके फंक्शन के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि शरीर बनाने के काम आते हैं, बॉडी बिल्ड करने के काम आते हैं। और थर्ड है आपके प्रोटेक्टिव फूड, जो कि प्रोटेक्शन करने के काम आते हैं। तो इस तरीके से उनके फंक्शन के बेसिस पर इनको तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी प्रोड्यूसिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग के अंदर आते हैं दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, दे सप्लाई हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी। एग्जाम्पल्स आर शुगर, हनी एंड जेलीज। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड वो होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि इन फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा होता है और ये क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके शुगर, हनी और जेली। सेकेंड होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड मटेरियल जो क्या करता है, बॉडी बनाता है, शरीर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज आर द फूड विच इज रिच इन प्रोटीन्स एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी बिल्डिंग एंड आर एनाबॉलिक फूड। एग्जाम्पल्स आर द मीट, फिशेज, पल्सेस, ऑयल्स, सीड्स, एग्स, नट्स, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स की बात करें तो ये वो फूड मटेरियल है जो कि रिच इन प्रोटीन है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी बिल्डिंग, और ये किसके लिए चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर को बनाने के लिए चाहिए और डिफरेंट एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए चाहिए। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके एक बड़ी मॉलिक्यूल बनाई जाती है, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। इसके अंदर आते हैं आपके
इसके अंदर आते हैं आपके मीट, फिशेस, पल्सेस, ऑयल्स, सीड्स, एग्स, नट्स एंड मिल्क। यानी इसमें आता है मांस, मछली, दालें, तेल, बीज, अंडे, नट्स यानी कि नट्स और मिल्क यानी कि दूध, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है अपने प्रोटेक्टिव, जो कि क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, सेव करके रखता है, बचा करके रखता है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसका यूज वो है प्रोटेक्टिव फूड्स के अंदर। प्रोटेक्टिव फूड मतलब कि वो फूड जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फूड रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स and they provide material for the repair in the body as wear and tear goes on constantly and required for the maintenance and regulation of the tissue functions. Examples are the milk, egg, liver, green leafy vegetables, fruits, etc. तो प्रोटेक्टिव फूड्स क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये वो फूड है जो कि रिच इन प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स का, वाइटामिन का, मिनरल्स का और वाटर के अंदर ये जो है रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी को रिपेयर करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब भी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, वियर एंड टियर होता है, छिल जाता है, कट जाता है, तो उस टाइम पे बॉडी को कंटिन्यूसली रिपेयरमेंट के लिए जिन फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी टिश्यूज के प्रॉपरली फंक्शन के लिए, प्रॉपरली रेगुलेशन के लिए, वहाँ पे ये प्रोटेक्टिव फूड क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके मिल्क यानी कि दूध, एग्स यानी कि अंडे, लीवर है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स यानी कि फल एक्सेट्रा आदि। ठीक है, नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन। फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन का क्या मतलब, मटेरियल जो क्या करते हैं, मतलब फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन का मतलब है किस तरीके से हम इस फूड को सेफ रख सकते हैं, इसको हाइजीनिक रख सकते हैं, इसको बैक्टीरिया माइक्रोब से फ्री रख सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द रूटीन इन द प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द फूड मीन्स टू प्रिवेंट द फूड बॉर्न इलनेस एंड इंजरी. The food safety is important as ensure that the food you handle and produce is safe फॉर द कंजप्शन। ठीक है, कि जो हमारा रूटीन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि फूड के अंदर कोई भी खराबी ना हो, फूड के और उस फूड को खाने से कोई भी बीमार ना पड़े, कोई भी इंजरी, कोई भी चोट, कोई भी नुकसान शरीर को ना हो जब हम उस फूड को इंटेक करें, जब हम उसको खाएं। इसीलिए फूड को ताज़ा बना के ही खाना चाहिए, उसको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, उसको अगर स्टोर कर रहे हो तो प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, इस तरीके से स्टोर करना चाहिए कि वो खराब ना हो, डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये इंश्योर करती है कि जो फूड आप हैंडल करते हो, जो आप लेते हो, जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो आप बनाते हो, वो कैसा होना चाहिए, कंजप्शन के लिए सेफ होना चाहिए, कि खाने लायक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फूड सेफ्टी रूल्स अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फूड सेफ्टी के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो देखो, फर्स्ट है कि प्रिवेंट द कंटामिनेटिंग फूड विद द पैथोजेंस स्प्रेडिंग फ्रॉम द पीपल, पेट्स एंड पेस्ट. Second is the separate rows and cooked food for the prevent contaminating the cooked food. Third is the cook food for the appropriate length of time and at a appropriate temperature to kill the pathogens. Fourth is the store the food at the proper temperature and last is the use safe water and safe raw material. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। क्या रूल बनाए हैं, जैसे कि फर्स्ट, कि कैसे हमको प्रिवेंट करना है, कैसे किसको प्रिवेंट करना है, कंटामिनेटिंग फूड को, कि जो हमारा खराब खाना होता है, ठीक है, उसको खराब खाना बनने से कैसे रोकना है, हमारे खाने को खराब होने से कैसे रोकना है, मतलब कि उसको पैथोजेनिक जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके थ्रू कैसे कंटामिनेट होने से, कैसे खराब होने से रोकना है। और लोगों के अंदर पेस्ट के अंदर, कीड़े मकोड़ों के अंदर और पेस्ट मतलब जानवरों के थ्रू और पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों के थ्रू उसके अंदर वो जो पैथोजेंस हैं उसके फैलने को रोकना है।
तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमें क्या करना है, लोगों के थ्रू जान और पेस्ट के थ्रू, कीड़े मकोड़ों के थ्रू जो है पैथोजेंस को, हमारे फूड को कंटामिनेट करने से रोकना है। सेकेंड है सेपरेट करना है, हमको अलग करना है क्या, रो और कुक्ड फूड, जो कच्चा खाना है और जो पका हुआ खाना है उसको अलग अलग करना है, ताकि जो पका हुआ खाना है वो क्या ना हो, कंटामिनेट ना हो, वो खराब ना हो। तीसरा है कि जो कुक्ड फूड होता है, जो पका हुआ खाना है, फॉर एन अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए, एंड एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और एक फिक्स टेम्परेचर के लिए, टू किल द पैथोजेंस, क्या करता है, पैथोजेंस को किल कर देता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक अप्रोप्रिएटली बना हुआ, एक अप्रोप्रिएट सॉरी जो कुक्ड फूड होता है वो एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए जब हम उसको पकाते हैं तो क्या करते हैं, एक उसमें एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर उसकी कुकिंग की जाती है, एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए उस पर टेम्परेचर दिया जाता है, जो क्या करता है उसमें प्रेजेंट पैथोजेंस को किल कर देता है। फोर्थ है कि स्टोर फूड एट अ प्रॉपर टेम्परेचर, उसके बाद जब खाना पक जाता है या खाना रो मटेरियल की फॉर्म में रहता है तो उसको एक अप्रोप्रिएट कूलिंग टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इसीलिए हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं ना, अगर आपने खाना खा लिया और खाना बच गया तो भी इसको फ्रिज में रख दोगे, और कच्चा जैसे सब्जियां वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, उनको भी फ्रिज में रखते हैं ताकि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो और पैथोजेंस उसमें ग्रो ना कर पाए। एंड लास्ट है यूज सेफ वाटर एंड सेफ रो मटेरियल, कच्चा जो भी सब्जी फल फ्रूट यूज कर रहे हो वो भी सेफ होना चाहिए, और पानी में जो यूज कर रहे हो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई फूड सेफ्टी की बात। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है फूड एडल्ट्रेशन की। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी कि खाने में जिस तरीके की मिलावट है उसी को क्या बोला जा रहा है, फूड एडल्ट्रेशन बोला जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज एन प्रोसेस ऑफ अडल्टरिंग द फूड और कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल by adding the few substances which are collectively called adulterants, and the process of contaminating the food adding to the food component is a common phenomena in the developing countries. Example, milk can be diluted by the adding water to increase the its quantity। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फूड एडल्टरिंग का क्या मतलब है, फूड एडल्टरिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो फूड है हमारा उसको, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन की जाती है, उसमें कोई भी मिलावट की जाती है, और जिसके थ्रू फूड मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, कंटामिनेट कर दिया जाता है, उसको खराब कर दिया जाता है। क्यों, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सबस्टांसेस को ऐड करके, और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, एडल्ट्रेंट बोला जाता है। यानी कि वो एजेंट्स जो कि अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एडल्ट्रेंट बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे फूड मटेरियल के अंदर कंटामिनेशन की जाती है, मिलावट की जाती है, और आपके फूड मटेरियल में ये अडल्ट्रेंट ऐड किए जाते हैं, उस क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन बोला जाता है। और ये काफी कॉमन फिनोमिना है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मिल्क को, दूध को क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो मिल्क इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग द वाटर टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, दूध का अमाउंट बढ़ाने के लिए, दूध ज्यादा करने के लिए दूध में पानी मिला देते हैं ताकि ज्यादा हो जाए दूध, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड अडल्ट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियली, जिसको राइपनिंग मतलब पकाया जाता है, आर्टिफिशियली पकाना भी बोल सकते हैं इसको। सो इट इज द प्रोसेस व्हेन द हार्वेस्टेड फूड इज सब्जेक्टेड टू ट्रीटमेंट विदाउट considering their maturity status, besides the quantity of ripening agent required to induce the ripening for the better cosmetic quality and appearance। आर्टिफिशियल रैपनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फ्रूट्स है जिनको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो उसको एक ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, बिना ये कंसिडर किया हुआ कि उनकी मेच्योरिटी स्टेट आई है या नहीं आई है। तो उनको उनकी मेच्योरिटी स्टेट में आए बिना ही क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, राइपनिंग एजेंट की एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, मतलब उसको, उन फ्रूट्स को पकाने के लिए, उनकी राइपनिंग करने के लिए, और उनको एक बेहतर कॉस्मेटिक क्वालिटी, मतलब दिखने में सुंदर और अच्छी क्वालिटी का दिखाने के लिए जो कि रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि अंदर से तो कच्चे हैं आपके फल, लेकिन बाहर से एकदम सुंदर दिखेंगे, पके हुए दिखेंगे, है ना, और आर्टिफिशियल तरीके से उनको पकाया जाएगा, उनकी मेच्योरिटी स्टेट तब वहाँ पे नहीं आई होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली राइपनिंग बोलते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हार्वेस्टेड फूड होते हैं, जिनको फसलों में लगाया जाता है, उनको उनकी मेच्योरिटी स्टेट से पहले ही
राइपनिंग एजेंट का ट्रीटमेंट करवा करके उनको एक बेटर कॉस्मेटिक क्वालिटी और अपीयरेंस के अंदर लाया जाता है, उनकी राइपनिंग की जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग बोला जाता है। अब इस आर्टिफिशियल राइपनिंग की वजह से क्या होता है, सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियल राइपनिंग की वजह से क्या होगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल जो है आर्टिफिशियली पक जाएंगे। सेकेंड नेचुरल राइपनिंग ऑफ फूड, फल जो है आर्टिफिशियली नहीं नेचुरली पकेंगे। एंड इन एडवर्स इफेक्ट हेल्थ ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, और जब हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं तो उससे हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि नेचुरल जो राइपनिंग है वो क्या होता है। तो नेचुरल राइपनिंग ऑफ fruits is a physiological process by which of them edible and tasty and nutrients. It is a process makes the fruits soft, increase the sweetness, decrease the bitterness, and there are changes in color and appearance. क्या बोल रहे हैं, राइपनिंग का क्या मतलब है, फ्रूट्स की नेचुरल राइपनिंग का, नेचुरल तरीके से पकने का जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, खाने लायक बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और न्यूट्रिशियस बनते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं, उनकी मिठास बढ़ती है, उनका कड़वापन कम होता है, वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करते हैं, धीरे धीरे अपना अपीयरेंस चेंज करते हैं। जबकि आर्टिफिशियली राइपनिंग के अंदर क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिफिशियली राइपनिंग फ्रूट्स improves the properties like the taste, smell, touch are found to be weak. In artificially ripening agent like the ethylene and acetylene promote the ripening process and causes the color change in the fruits. ठीक है, आर्टिफिशियली राइपनिंग के अंदर क्या होगा कि आर्टिफिशियल राइपनिंग का जब आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइपन किया जाता है, फलों को पकाया जाता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब कि वो दिखने में मतलब दिखने में तो अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर से वो मेच्योरिटी स्टेट में नहीं आए होते हैं। तो जब आर्टिफिशियली राइपिंग के थ्रू बनाया जाता है तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, टच आर फाउंड टू बी वीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो जो होता है वो उसका अच्छा नहीं होता, वो मिठास नहीं आ पाती, स्मेल वो अच्छा नहीं कर रहा होता, अच्छे से खुशबू नहीं आ रही होती है, और जब टच करोगे तो भी वो टच में भी उतना बेहतर, इतना सॉफ्ट जो है वो नहीं रहेगा, वो वीकर रहेगा। तो इस आर्टिफिशियली राइपनिंग के अंदर जो एजेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं राइपनिंग एजेंट, और एज एन राइपनिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है इथाइलिन और एसिटाइलिन। और ये एसिटाइलिन क्या करते हैं, ये राइपनिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, राइपनिंग प्रोसेस को बनाते हैं और क्या करते हैं, फ्रूट्स के अंदर कलर चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है आर्टिफिशियल राइपनिंग का। सो द सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस पॉइजनिंग आर द डायरिया, वीकनेस, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो इन आर्टिफिशियल राइपनिंग का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसके वजह से फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायरिया देखने को मिलता है, वीकनेस कमजोरी देखने को मिलती है, वॉमिटिंग उल्टी देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन जैसा फील होता है, ठीक है, सीने में दर्द होता है, सीने में जलन होती है, पेट में जलन, पेट में दर्द जैसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रॉब्लम देखने को मिलती है आर्टिफिशियल राइपनिंग के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब कि कीड़े मारने की दवा क्या होती है और कहाँ कहाँ यूज की जाती है। सो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट द इंसेक्ट्स, fungi and other pests. These pesticides are potentially toxic to the human and can have both the acute and chronic health effects. Depending on the quantity and ways in which a person is exposed, the pesticides play a significant role in the food production. They protect and the number of times per year a crop can be grown on the same land. ठीक है, पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड्स क्या होती है, आपकी कीड़े मारने की दवा होती है जो कि क्या करती है, कीड़ों को मार देती है और कीड़ों को मार करके फसलों को बचाती है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि फसलों को बचाते हैं, फसलों को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे,
इंसेक्ट्स से, कीड़ों से, वीड से जो खरपतवार होती है उससे, फंगस से और अदर टाइप्स ऑफ पेस्ट से। ठीक है, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, हाँ, इन सारी चीजों को मार देते हैं, लेकिन फिर भी जब इनका छिड़काव आप फसल पे करोगे तो फसल पे ये पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। अब उस फसल को आप खा लोगे तो आपकी बॉडी में भी तो पेस्टिसाइड चला जाएगा ना। तो ये पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और ये दोनों तरीके से, एक्यूट लेवल पर, स्मॉल लेवल पर और क्रॉनिक लेवल पर, यानी कि लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर भी क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, इस तरीके से डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी इनकी छिड़की गई है और किस तरीके से छिड़की गई है और कौन सा पर्सन इसके एक्सपोजर में आया है जब इसको छिड़का है। उन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है कि कितना हार्मफुल इफेक्ट ये डालेगा, एक्यूट लेवल का या क्रॉनिक लेवल का। इस तरीके से पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो फूड के प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक ही सामान एक ही जमीन पर, ठीक है, जब एक साल के अंदर एक फसल को उगाया जाता है तो कई बार वहां पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है और उससे हमको क्या करना होता है, अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कई बार वहां पे छिड़काव किया जाता है और कई बार पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर में आती है हमारी क्रॉप, तो उसके लिए ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा हार्मफुल देखने को मिलती है। और ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये फूड के प्रोडक्शन पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो फिर क्यों यूज कर रहे हैं इनको, क्या यूजेज है इनके? तो फर्स्ट है, दे आर यूज इन द एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द weeds, insects, infestation, disease, cells of the seed, leads generally increase use of the pesticides. Big culture markets stronger, more harmful pesticides to combat as super weeds. They controlling organisms that harm other organisms, human activities and structures. ठीक है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के अंदर है कि पेस्टिसाइड्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो पहला है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर। किसके लिए? वीड्स को, फसलों को कंट्रोल करने, ठीक है। इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन, यानी कि इंसेक्ट्स को इन्फेस्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का पता लगाने के लिए, जो बीमारियां होती है बीमारियों से बचाने के लिए, फसल के अंदर खरपतवार को लिमिट करने के लिए, खरपतवार ज्यादा ना होंगे इसके लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए खेती के अंदर इसको यूज किया जाता है। दूसरा, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जिनकी बिक्री होती है, तो उनको क्या करते हैं, उनको जब कंटिन्यूस वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है तो उसकी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वहां पे बनते हैं और उनको सेल किया जाता है। तो जब सीड्स को सेल किया जाता है तो उनको जेनेटिकली इस तरीके से बनाया जाता है कि जब उन पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो तो वो क्या हो जाए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाए। फिर है बिग एग्रीकल्चर मार्केट जो रहते हैं, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड्स को जो है यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा घास फूस उगी रहती है उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं जो कि उन जो कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर्स होती है, उसको हार्म कर रहे होते हैं। तो जो ह्यूमन को किसी भी तरीके से हार्म कर रहे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, उन सभी को मार सकने में ये कैपेबल होते हैं। कौन? पेस्टिसाइड्स। तो इस बेसिस पर क्या बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाया जाता है जिसके अंदर नॉर्मल फूड होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर जीन जो है वो एंटर कराया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोला जाता है। सो दे आर derived फ्रॉम द organism whose genetic material, that is DNA, has been modified in a way that does not occur naturally. Example is the introduced of the gene from the different organism. These genetically modified food is known as bioengineered food, or the food that is produced from an organism that have changed introduced into their DNA using the method of genetic engineering. क्या बोलते हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं ये वो फूड होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से डराइव होते हैं, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होता है उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि अब वो जो है नेचुरली नहीं किया जा सकता।
मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को जो है नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाना क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये होता है जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का क्या मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होता है वो बायो इंजीनियर्ड फूड होता है, और ये वो फूड होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है जिसका जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड के थ्रू क्या किया जा चुका है, चेंज किया जा चुका है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड होते हैं हैव देयर डीएनए चेंज यूजिंग द जीन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है जो कि चेंज हो जाता है, इनका डीएनए चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, हमने जीन ऐड कर दिया। तो जब हम किसी अनोदर प्लांट का है, किसी अनोदर एनिमल का जीन जो है इनके डीएनए में एंटर करा देते हैं, इनके डीएनए में ऐड करा देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड बोला जाता है। The scientists take the gene for the desired trait in one plant or animals and they insert that gene into the cell of another plant and animal. साइंटिस्ट जो होते हैं वो उस डिजायर्ड जीन को लेकर के किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का जो भी डिजायर्ड जीन होता है, डिजायर्ड ट्रेल वाला जो जीन होता है उसको लेते हैं और उसको किसी दूसरे प्लांट के अंदर या एनिमल की सेल के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इस तरीके से क्या बनता है, अब उसको जब आप ग्रो करोगे तो क्या बन के आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बन करके आपके पास आएगा। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखो पहला हम टेस्टी फूड बना सकते हैं। लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद अब हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कम करना पड़ेगा। थर्ड, फास्टर ग्रोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स की और प्लांट्स की ग्रोथ की जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी। फोर्थ है मेडिसिनल फूड दैट कैन बी यूज्ड एज एन वैक्सीन। ठीक है, मेडिसिनल फूड्स जो है उनको यूज किया जा सकता है, किसके फॉर्म में, एज एन वैक्सीन इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से डाइट में हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, फूड में हमको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। सो फूड सप्लीमेंट्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स आर द विटामिन्स, मिनरल्स, herbs and many other products. They are available in the pills, capsules, powders and energy bars. They help you to get an adequate amount of essential nutrients if you don't eat a nutritious variety of food. ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट से हम क्या समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, और जिसके अंदर ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पिल्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स और एनर्जी बार्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, ये हेल्प हमारे को असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक एडिक्वेट अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जब हम किसी भी फूड मटेरियल को, किसी भी न्यूट्रिशियस मटेरियल को हम नहीं खा पा रहे होते हैं या उसको हम नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उस नीड को उस डाइट के थ्रू नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उस समय हम उसको टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल या एनर्जी बार्स के फॉर्म में इंटेक करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फूड सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब है न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कैप्सूल्स के अंदर हमने सब्जियां भर के दे दी हैं। ठीक है, so these are defined as a substance which have an physiological benefits or provide a protection against a chronic disease. The nutraceuticals are the product which are other than the nutrients are also used as a medicine. It is used to improve the health, prevent the chronic disease and increase the life expectancy. The products are isolated from the herbal products and dietary supplements, that is nutrients and specific diets. ठीक है, क्या बोल रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को लेकर के कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बॉडी को फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं
और डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी की सुरक्षा करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वो सब्सटेंस हैं जो कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स बॉडी को देते हैं और गंभीर बीमारियों से, क्रॉनिक डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स वो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अदर देन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के अदर प्रोडक्ट होते हैं जो कि एज एन मेडिसिन यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस को, जो गंभीर बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, उनको होने से रोकते हैं। और लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ की जो कि लाइफ कब तक होनी है, लाइफ की जो एक एक्सपायरी डेट है, लाइफ की मतलब जीवन जीने की जो उम्र है उसको बढ़ाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इनको हर्बल प्रोडक्ट से आइसोलेट किया जाता है और आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ से इनको पाया जाता है और स्पेसिफिक डाइट से इनको जो है आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकली डिजाइंड न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला जाता है। बेसिकली क्या कह रहे हैं? मेडिसिन के फॉर्म में जब हम किसी भी न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करेंगे, किसी भी न्यूट्रिएंट को देंगे जो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है और बॉडी को गंभीर बीमारियों से बचाव करता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला जाता है। लास्ट अपने ड्रग इंटरेक्शन की, ड्रग जो रहती है, दवाइयाँ जो रहती है, वो किस तरीके से फूड मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कर लेती है, तो उनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अ चेंज इन द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी व्हेन द drug is taken together with a certain food or beverages. Not all the drugs are affected by the food and some drugs are affected only by the certain foods. And this food drug interaction can delay, increase or enhance the absorption of a drug. This can decrease or increase the action of a drug and causes some adverse effects. क्या बोल रहे हैं कि जब किसी भी ड्रग का जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो चेंज हो जाता है, जब कोई भी ड्रग को हम किसी भी फूड मटेरियल के साथ लेते हैं, तो इस फूड मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से जो ड्रग का इफेक्ट है वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रग फूड इंटरेक्शन बोला जाता है। यानी कि जब किसी भी ड्रग मटेरियल को किसी भी फूड के साथ या बेवरेजेस के साथ लिया जाता है तो वो क्या करता है? बॉडी के ऊपर ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर देता है। और ये सभी सारे ड्रग्स के साथ ये देखने को नहीं मिलता है। सारी ड्रग्स जो होती है वो फूड मटेरियल के से अफेक्ट नहीं होती है। सिर्फ कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर फूड के थ्रू अफेक्ट होती हैं। ये जो ड्रग्स और फूड के बीच में इंटरेक्शन होती है, इसकी वजह से ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है या फिर डिले हो सकता है। और इस तरीके से ड्रग के अंदर, ड्रग के एक्शन के अंदर जो भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है कि ड्रग का एक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको यहाँ पे ड्रग फूड इंटरेक्शन के अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये ड्रग फूड इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को हम यूज करते हैं जो कि हेल्थ पर बेनिफिशियल इफेक्ट डालते हैं। जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में फाइबरस मटेरियल के बारे में बात करी, उसके बाद हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मटेरियल के बारे में बात करी और फिर हमने लास्ट में बात करी इसके बारे में न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और कंप्लीट होती है 3rd यूनिट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो रहेगी हमारी 4th यूनिट। तो मिलते हैं 4th यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। 4th यूनिट के साथ मिलते हैं। बाय बाय।